हेलो एवरीवन, मैं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में मेरे साथ शामिल हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉकहोम डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। और बात हम करेंगे इज़राइल और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की बात हम करेंगे और वो इसलिए करेंगे कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात तो बेहतर हैं, ऑन ऑफ रहते हैं। बट इज़राइल के साथ अभी तक हमारी बातचीत नहीं शुरू हो चुकी। कोशिश कुछ टाइम्स पे की गई, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा ऑन ग्राउंड, और लोग उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इवन अब अरब कंट्रीज़ भी ये सारा कुछ कर रही हैं। तो इन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो उमूर है, बैनुल-अक़वामी उमूर है, तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब का काफ़ी होल्ड रहता है और नज़र भी रहती है। डॉक्टर साहब, इज़राइल और इंडिया के ताल्लुकात को अगर हम शुरू से देख लें, तो आप क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी इसमें इतनी तेज़ी आई और ज़्यादा जो है वो क्लोज़ हुए हैं, या पहले राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है इंडिया और इज़राइल एक-दूसरे के बिल्कुल करीब थे? बिल्कुल बरक्स है। 1938 में महात्मा गांधी की एक स्पीच है, जो मैंने गालिबन डेली टाइम्स या फ्राइडे में मैं उसकी पूरी डिटेल भी दी थी, और जिन्ना वाली किताब में भी मैंने कोट की है वो स्पीच, जिसमें उन्होंने कहा था कि अ, यहूदियों के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत जुल्म किया है। जी। बिल्कुल ऐसे जुल्म किया है जैसे हिंदुओं ने दलित के साथ किया है। ये महात्मा गांधी के अपने अल्फाज हैं। ओके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूरोप ने जुल्म किया है यहूदियों के साथ, उसका क्या कहते हैं सजा जो है वो अरब फ़लस्तीनियों को दी जाए। हुँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इज़राइल अगर अंग्रेज़ों की ताकत की वजह से वहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, बनाया जाता है, तो हमको उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इधर से मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ जो है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, वो भी ये इज़राइल और ज़ायनिस्ट स्टेट के खिलाफ था। तो दोनों पार्टीज़ तकरीबन ऑन द सेम पेज। लेकिन अरबों के अंदर ये फीलिंग थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग तो कांग्रेस लड़ रही है, जी। और मुस्लिम लीग जो है वो तो वहाँ पे जिस तरह ज़ायनिस्ट कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में एक अपना मुल्क बनाने का, जी। तो मुस्लिम लीग तो ब्रिटिश सपोर्टेड पार्टी है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी को अपना अ, बीच में से सैबोटाज कर रही है बाय जी। वांटिंग अ सेपरेट स्टेट। राइट। तो इसलिए जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ को तो इज़राइल के ऊपर जब जनरल असेंबली में वोटिंग हुई, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपोज़ किया इज़राइल की मेंबरशिप को। जी। और उसके बाद क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के लीडर थे, उसी मूवमेंट के एक लीडर थे जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के। तो ये नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है ये सेकुलर लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों की थी, जो सोवियत यूनियन की तरफ भी झुकते थे, अपनी इंडिपेंडेंस रखते हुए। तो अ, उस दौरान में ये जो है इज़राइल के साथ रिलेशनशिप इंडिया ने भी नहीं बनाई और पाकिस्तान ने भी नहीं बनाई। जी। लेकिन अ, 67 वॉर में, 73 वॉर में सपोर्ट उन्होंने फ़लस्तीनियों को किया और अरबों को किया। और मुझे याद है पीएलओ के जो हैं यासिर अराफात, वो इंडिया में आए और अ, मिसेस इंदिरा गांधी वाज़ देन प्राइम मिनिस्टर, तो जी। उन्होंने पीएलओ को बहुत सपोर्ट भी किया। राइट। पाकिस्तान में क्योंकि ये मुसलमानों की एक मूवमेंट थी इज़राइल के खिलाफ, तो उसकी सपोर्ट की बुनियाद मज़हबी बनी। इंडिया में सपोर्ट फॉर पीएलओ ऑन बेसिस ऑफ नेशनल लिबरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड बनी। 2 मुख्तलिफ सोच है ना, कि जी। जो कॉलोनीज़ हैं उनकी आज़ादी में उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ दिया। राइट। हमने साथ इसलिए दिया कि वो मुसलमान थे जो एक यहूदी स्टेट के खिलाफ मुहिम वो स्ट्रगल कर रहे थे।
लेकिन जब ये अफगान जिहाद हुआ और हमने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी वही जहादी फलसफा इंडियन कश्मीर में और इंडिया के अंदर टेररिज्म की, जी, तो फिर इंडिया की जो लीडरशिप नई इमर्ज की, उन्होंने कहा यार हम इनके साथ ये सब सपोर्ट करते हैं। और अरब जो हैं वो कुछ सऊदी अरेबिया और ये पाकिस्तान के सपोर्टर हो गए थे उस दौरान में, जब ये पाकिस्तान जिहाद कर रहा था। आपको पता है जिहाद की मेन फंडिंग तो सऊदीज ने की थी, उसकी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग अमेरिका ने की थी और लड़े थे पाकिस्तान के जिहाले वहां पे जाके। तो उस दौरान में पाकिस्तान और सऊदी लिंकेज जो है वो इसराइल को नहीं था भाता। और क्योंकि अरब इसराइल सऊदीज की लीडरशिप में थे, जी, तो वो इंडिया को नहीं था भाता। हाँ जी। जी, तो इसराइल और इंडिया की तब एक डायलॉग शुरू हुआ जी, और बाद में उन्होंने फिर इसराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया और अब अंडर नरेंद्र मोदी तो बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हो गई है। तो इंडिया हुँ, में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। उन्होंने ये रियलाइज किया है कि ये देखो ना, ओआईसी जो है बार बार बयान पाकिस्तान के हक में दे देती है। बिल्कुल, तो अब इंडिया इंडिया क्या करेगा, वो फिर इसराइल के साथ अपनी दोस्ती ज्यादा बढ़ाएगा। हुँ, समझ गए आप? राइट, तो अब इसराइल और इंडिया की डिफेंस कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। हुँ, 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 हुँ। बल्कि इसको आप एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलायंस भी कह सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये वाली चीज़ तो है और कहा ये जाता है कि पता नहीं 1965 में और 1971 में भी इंडिया को बहुत हेल्प मिली थी इज़राइल से। जी, लेकिन इस वक़्त क्योंकि अरब दुनिया ने अपना जो नैरेटिव था सर काफ़ी हद तक चेंज कर लिया। सऊदी अरब हो, यूएई हो, जी, कतर हो जी। या बाकी दुनिया हो। लेकिन अब हम कहाँ पे खड़े हैं? हम भी चेंज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम या हम उसी स्टांस को लेके आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से तब्दीली पाकिस्तान में भी आएगी, क्योंकि मैं जी, फॉलो करता रहता हूँ ना जी, पाकिस्तान जी। में डिस्कशन। जी, सर। क्योंकि हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना दी हुई है ना यार, ये मसला है हमारे लिए। जी, जी। तो हम उससे आज़ाद होके अपने फैसले बड़े मुश्किल से करते हैं। राइट। हमने तालिबान को भी अपना अपना लिया था, जबकि सारी दुनिया ने रिजेक्ट किया था। जी। तो सऊदी अरेबिया के और ये यूएई के और इन सारों के तो इसराइल से रिलेशंस जो हैं वो मुनासिब होते जा रहे हैं। बल्कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स के बयान और मीटिंग्स और ये शायद इंडियन इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी विजिट कर चुके हैं इधर यूएई में या कहीं, जी, जी। जी, जी, यू नो बिल्कुल। थिंग्स लाइक दिस। अभी कुछ तो महीने वहां पे, पहले हाँ, तो वहां पे तो बहुत तब्दीली आ रही है। राइट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली आइडियोलॉजिकल इनकी फिक्सेशन है, तो हुँ, हुँ। वो कहते हैं कि जब तक पैलेस्टीनियंस का हकूक पूरे नहीं किए जाएंगे, हम इसराइल के साथ अपने नॉर्मल रिलेशंस रिस्टोर नहीं करेंगे। राइट। मेरे ख्याल से ये पोजीशन इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि इसराइल गया बन, वो एक बहुत मजबूत ताकतवर स्टेट है। लेकिन फ़लस्तीनी जो वहाँ के रहने वाले थे, उनके ज़मीनें छीन के या उनसे खरीद के, मतलब कई चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जी। एक मुल्क बनाया गया, उनको बेदखल किया गया। जी, जी। और जब तक उनको कोई एक मुनासिब स्टेट नहीं बन जाती, जैसे कि आउटगोइंग जो अभी इलेक्शन हुए हैं इसराइल में, अब तो नेतन्याहू इज कम बैक ना, यस सर, जो बिल्कुल। जो रिजेक्शनिस्ट कैंप के लीडर हैं। लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो भी राइट विंग थी। जी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने टू स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट भी किया था, जिस जी। पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। राइट। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान विल वेट अंटिल इसराइल और फ़लस्तीनियों के अंदर कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे कि पीस जो है उस इलाके में इस्टेब्लिश हो जाए। ओके। तो तब तक सर पॉलिटिकली पॉलिटिकली मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, नामुमकिन नहीं है। कल को ये अपना नैरेटिव तो बदल जा सकते हैं ना। वो क्या कहते हैं, अबाउट टर्न की पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई है। जी, तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल। तो अगर ये चाहें तो ये कल को कोई हुँ, ऐसी आर्गुमेंट ढूँढ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली। मुझे लगता है कि इनके लिए ज़रा मुश्किल है। अच्छा ऐसे है। सर अगर अरब दुनिया
जिस तरीके से इज़राइल के ताल्लुकात जब बनने लगे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो टेक्नोलॉज़ीज़ बनाते हैं, जो हमारे पास एक रिसर्च डेवलपमेंट का एक पूरा जिसे कहते हैं मज़बूत बैकग्राउंड मौजूद है, उससे अरब दुनिया फ़ायदा उठा सकती है और ग़ालिबन यूएई ने ये चीज़ शुरू भी कर ली, फ्लाइट्स आना-जाना शुरू हुआ। जी। इंडिया उससे फ़ायदा उठा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान क्यों नहीं उठा सका? मैं ये नहीं कहता फ़लस्तीन के हवाले से टर्की का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन टर्की का आना-जाना है, उनकी एम्बेसीज़ है, टेल अवीव में एम्बेसी है टर्की की और इस्तांबुल में एम्बेसी इज़राइल की। हम क्यों नहीं उ कर सके ये सारा कुछ? उसकी और अब बैकग्राउंड बहुत जल्दी लगता है कि रियाद में भी होगा, अबू धाबी में तो खुल गई है। असल में देखें, ज़रा तुर्की का भी केस देख लेना। जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर अरब पीछे से छुरी ना मारते ऑटोमन टर्क्स को, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शायद वो जंग तो हार जाते, लेकिन ये तो ना होता कि हमारे अपने मुसलमानों ने हमें हमारे खिलाफ बगावत की है हुँ, और हम उस जंग को हारे हैं। ठीक है? तो 1948 में जब इसराइल बना, तो तुर्की में पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी अरब सेंटिमेंट था। तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था इसराइल को मान लेना। हुँ, समझ गए आप? जी। अ, देखें, मुझे याद है 81 में जब मैं गया ना पहली दफ़ा टर्की, तो मेरे जो दोस्त थे, मेरे होस्ट, उन्होंने कहा कहीं बाहर जाके ये ना कह देना कि मैं तुर्क हूँ, अरब हूँ। वो टैक्सी ड्राइवर तुम्हें बिठाएगा नहीं टैक्सी में, हैं? तो जी, जी। इतना एंटी अरब सेंटिमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। इसलिए ओके। 48 में या 48 में जब इसराइल बना, तो बैलेंस ऑफ पावर को रखने के लिए तुर्कों ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। हुँ, और फिर तुर्की जो है वो नेटो के अंदर भी चला गया, तो प्रो अमेरिकन बैक कैंप में चला गया, एंटी सोवियत कैंप में। तो जी, वो एक और किस्म की सियासत है। समझ गए आप? राइट। एर्दोगान की सियासत भी ये है कि वो पुराना ताल्लुक तो नहीं ना इन्होंने ख़त्म किया। एक दफ़ा जब एम्बेसी खुल जाए, तो उनको बंद करना और वहाँ से विथड्रॉ कर देना बहुत ड्रास्टिक फ़ैसला होता है। जी, वो बिल्कुल। वो तुर्की ने कभी नहीं किया। तो तुर्की की सियासत इज़राइल के मामले में अरबों के रिवोल्ट की वजह से ऐसी है। समझ गए हुँ, आप? जी, जी, जी। हमारा मसला ये है कि हम तो हैं ही गैरजन स्टेट, दुनिया में इस्लाम के इश्यूज़ के ऊपर हम जोश में आ जाते हैं। तो जो अरब कर रहे हैं वो अपनी सियासत करते होंगे, हम एक रिजेक्शनिस्ट कैंप का हिस्सा बने रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आई वुड एग्री विथ यू कि अब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी इज़राइल के हुँ, साथ हुँ, नॉर्मलाइज़्ड रिलेशंस करने के, और जी, अगर नॉर्मल रिलेशंस हो जाएँ तो कोई बुरी बात नहीं है, पाकिस्तान को उससे फ़ायदा ही है। लेकिन एज़ एन ओल्ड पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के जो हकूक़ हैं, उनका भी एहतराम होना चाहिए किसी बिल्कुल। तरीके से। जी, तो बिल्कुल। ये मेरी एक प्रिंसिपल पोज़ीशन है, और अगर पाकिस्तान भी इस तरह ही एक्ट करता है तो ये अच्छी बात है। राइट। अच्छा सर, अगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक़्त इंडिया अपनी डिफेंस को काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, अपनी मिलिट्री को, उसके लिए जो प्रोडक्शन है वेपन्स की वो खुद भी करता है, वो इज़राइल से भी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ ले रहा है, रशिया से भी लेता है। अब अमेरिका ने पूरे दरवाज़े खोले हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि दरवाज़े नहीं खोले हुए, बल्कि वो कह रहा है कि आके हमसे लो यार, जो चीज़ आपको चाहिए, हम आपको देने जी। के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है और कितना प्रेशर होगा? देखें, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ओके। लेकिन मुल्कों की सियासत अपने आप चलती रहती है। पाकिस्तान ने अपने केस को खुद ही कमज़ोर किया है ना, बाय बिकमिंग द, वो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ टेररिज्म। देखो, टेररिज्म ने जाके आफ्टर ऑल अमेरिका को भी तो हिट किया था ना 9/11 जी, में। उससे पहले जब इंडिया में टेररिज्म होती थी, तो अमेरिका से कॉन्डमनेशन आती थी। लेकिन जब तक अपना अटैक नहीं हुआ, वो इसमें इस तरह इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जब से उन पे अटैक हो चुका है जी। अल-कायदा का, तो उसके बाद टेररिज्म के खिलाफ अमेरिका की भी एक वही पॉलिसी है जो जो इंडिया की है, और अब पाकिस्तान भी कहता है हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। हमने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा भी तो लिया ना। बिल्कुल। लेकिन वो वॉर अगेंस्ट टेरर जो थी, जो बुश ने डिक्लेयर की थी, वो थी तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ। जी। उस दौरान में पाकिस्तान ने टेररिज्म को नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए मुमकिन तो होने दिया ना इंडिया के खिलाफ। हुँ।
यानी अमेरिकन कंसर्न था कि उनके खिलाफ जो टेररिज्म है उसमें पाकिस्तान उनका साथ दे, लेकिन पाकिस्तान साथ देते साथ साथ अपने जो मुजाहिदीन है वो कश्मीर में और इधर इंडिया के भेजते रहे। जी। अब उस पे भी अमेरिका और इंडिया 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो वो बहुत करीब आ गए हैं, हुँ, क्योंकि तब तक नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से एक लेफ्ट ओरिएंटेशन जो इंडिया की है वो खत्म हो गई। जी, और इंडिया का और अमेरिका की बिजनेस ट्रेड, अमेरिकन ने इंडिया को एक वो क्या कहते हैं न्यूक्लियर क्लब का मेंबर ना होते हुए भी एक्सेप्शनल तरीके से न्यूक्लियर जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की स्कोप बना ली, आपको पता ही है। जी। एक उनके साथ एग्रीमेंट हुई हुई है ना। तो बिल्कुल, इंडिया एंड पाकिस्तान और अमेरिका का इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो चुका है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और वो रिलेशनशिप चाइना के हवाले से भी है, फॉर्मोसा यानी ताइवान स्ट्रेट के हवाले से भी है। तो इंडिया इज नाउ वेरी क्लोज पॉलिटिकली टू द अमेरिकन्स। बट ये याद रखें कि इंडियंस अभी तक पीएलओ को भी एंटरटेन करते हैं। वो यूक्रेन के साथ भी उनके ताल्लुक हैं और रशियंस के साथ भी हैं। राइट। तो ये इंडिया का कमाल है कि वो अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनते, बैलेंस रखा हुआ है। बैलेंस रख के वो चलते हैं और अक्सर वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ओके। हमने हमारा होता है कि हमने इसकी गोद में बैठने के बाद उसके मुखालिफ की गोद में जाके बैठ गए। जी। तो आप मुख्तलिफ गोदें बदलते रहें और खुद अपनी लातों पे ना खड़े हों, तो एक दिन यही होता है कि आप हुँ, अकेले रह जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल सर पाकिस्तान आपकी को अब हाँ, पाकिस्तान को अब खुद फैसला करना होगा कि हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, 220 मिलियन पीपल। जी, जी, हमारी फ़ौज एक बहुत बड़ी फ़ौज है। जी। हमारी न्यूक्लियर फिस जो वो है, थ्रेट की बात पे नहीं कर रहा, अपनी डिफेंस के लिए वो भी बिल्कुल। हमारे पास है, क्रेडिबल डिफेंस है। जी, जी। तो अब अगर इन चीज़ों के होते हुए भी पाकिस्तान अपने फैसले ना ना करना सीखे, तो ये तो मैं फिर कुछ नहीं ना कह सकता। राइट। अच्छा सर एक चीज़ यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आना था, मोहम्मद बिन सलमान ने विज़िट करना था पाकिस्तान का 21 नवंबर से यानी कल उन्होंने तशरीफ़ लानी था इधर इस्लामाबाद, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसल किया। एक तो इस को आप किस नज़र से देखते हैं? और द सेकंड थिंग इज़ अ, जमाल खशोगी के हवाले से अमेरिका ने उनको कहा कि इनको एक इम्यूनिटी है, अगर ये अमेरिका आते हैं तो इनको कोई कानूनी चाराजोई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप क्या देखते हैं? क्योंकि आजकल अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में फ़ासले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन इज़राइल और सऊदी अरेबिया और अरब दुनिया में फ़ासले कम हुए और एक-दूसरे के करीब हुए हैं। तो क्या जी। आपको नज़र आ रहा है क्या कि इज़राइल अपने फ़ैसले करेगा या अमेरिका के साथ जाएगा? मेरे ख्याल से ये भी तो हो सकता है कि इज़राइल कुड बी द ब्रिज बिटवीन द अरब्स एंड द अमेरिकन्स। हुँ, हुँ, ये हुँ। ज़्यादा मुनासिब रोल है उनके लिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ये इस किस्म का रोल बन रहा है इज़राइल का जी, जी। कि वो अरबों के साथ भी ताल्लुक अच्छे रखे, अमेरिका के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुक हैं उनके। जी, और अगर इस पोजीशन में वो अरबों का और अमेरिका के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको कम कर सके, तो जी। ये तो इज़राइल के भी इंटरेस्ट में है। मुझे ओके। यूँ लग रहा है कि इज़राइल जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका को ऑफेंड करने के लिए, उनको ज़रूरत भी नहीं है। हुँ। जी, 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 जी। दे आर सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन द या अमेरिकन्स। वो बिल्कुल। क्यों करेंगे? क्योंकि अरबों की तो अभी तक वो होता है कि अरब पॉलिटिक्स स्विंग बहुत करती हैं। जब कोई स्विंग बिल्कुल, बहुत करे तो उसपे आप रिलायबल पॉलिसीज़ नहीं ना बना सकते। राइट। ये अलबत्ता हो सकता है कि इज़राइल के ज़रिए जो ये डिफरेंसेस हैं, अब जैसे खशोगी के ऊपर ये वो उन्होंने कहा है कि कोई केस नहीं चलेगा। हो सकता है इसमें इज़राइल ने कोई अपना एक डायलॉग के अंदर रोल प्ले किया। फैसिलिटेट किया हो। जी, जी, ओके, मुझे यूँ ओके। लगता है। अच्छा और सर एक चीज़ और है कि इज़राइल-अरब ताल्लुकात इंडिया की वजह से या इंडिया-अरब ताल्लुकात इज़राइल की वजह से डेवलप हुए हैं? दोबारा कहें ये सवाल सर, ज़रा मैं ये कह दोबारा। रहा हूँ कि इज़राइल जो इज़राइल के ताल्लुकात अरब दुनिया से बने हैं, बेहतर हुए हैं पिछले 2, 3, 4, 5 सालों में, वो इंडिया की वजह से हुए हैं या इंडिया की जो अरब दुनिया के साथ अभी रिलेशनशिप बहुत एक हाई लेवल पे है, सऊदी अरब हो, वो यूएई हो या कतर हो,
वो इज़राइल की वजह से हुए हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अगर मुझे समझ आती है तो इंडिया के और अरबों के इंटरेस्ट बहुत कॉमन हो चुके हैं ना। ओके, इन्वेस्टमेंट वो करें तो कहाँ पे करें? एक चाइना है मार्केट उनके पैसे की, जी, एक इनके पास है। पहले वो वेस्ट में रखते थे, अब उन्हें एक्सपीरियंस हो गया है कि वेस्ट वाले जो हैं वो जब चाहे फ्रीज कर देते हैं आपके अकाउंट। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो इससे भी घबराते होंगे ना, एक तो ये वजह है। जी, जी। दूसरी बात ये है कि अ, एक मेरे और पॉइंट ज़हन में आया था व्हिच आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट जी, जी। कि अ, आपने कहा कि अरबों के उनके अंदर पास अरबों के पास मतलब एक चाइना की मार्केट थी और शायद अब आपको लगता है कि अब गालिबन इन्वेस्टमेंट इंडिया के की लिए मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जी, जी, जी। इंडिया इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट ओके, मार्केट फॉर। और एक और बात है, सर। जितने इंडियन अरब मुल्कों में काम करते हैं, वो नॉर्मली पीसफुल एंड नॉन पॉलिटिकल होते हैं। हुँ, 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 हुँ। पाकिस्तानी भी ज़्यादा बेचारे वहाँ पे सिर्फ काम करते हैं, लेकिन उनमें एक ग्रुप तो है ना जो इस्लामिस्ट हो जाता है और वो जी, फिर जी, वहाँ जी। की सियासत में भी इन्वॉल्व हो जाता है। मसलन बिल्कुल। 1979 में जो वो एक हुआ था, मक्के के ऊपर वो कब्जा जी, जी, उन्होंने जी। कर लिया था, उसके अंदर पता नहीं पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं, लेकिन इन्फॉर्म्ड मुसलमानों की तो थी ना। बिल्कुल। तो मुसलमानों की प्रेजेंस से जरा वो घबराते भी होंगे, मेरा ख्याल है। ओके। जी, जी। मेरा ख्याल है, एग्री हालांकि सर, बिल्कुल। वो दबा के रखते हैं, लेकिन इंडियंस आर नॉट देयर टू मेक अ डिफरेंस इन मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स। ये भी तो है ना। तो उनके लिए हुँ। इंडिया के इंटरफेरेंस साथ नहीं करते उनके कोई मामलात नहीं में। कर, वो बेचारे अपना काम करते हैं और वो अपना साइलेंटली जो भी उनका तरीका है जिंदगी वो उसे पूरा करते हैं। ओके। मुसलमान जहाँ होंगे उनका वो इस्लामिज्म भी तो साथ हाँ साथ जी, चलता बिल्कुल, है। झंडा लगाना होता है उन्होंने हर जगह पे, ब्रसेल्स के ये ऊपर भी प्रॉब्लम है, लगाना ये चाहते प्रॉब्लम हैं और वो स्टॉकहोम पे बिल्कुल। भी और वो कोपेनहेगन पे भी और वो पता नहीं कहाँ-कहाँ पर। सर एक लास्ट क्वेश्चन इस वक़्त अरब दुनिया के साथ पाकिस्तान को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि फाइनेंशियली भी हमें ज़रूरत है, हमें और बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे हमें उनकी सपोर्ट के बगैर शायद मुमकिन नहीं है आगे बढ़ना। तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि कुछ सपोर्ट है या कम हुई है इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से या नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया के साथ उनके अपने ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ उनके अपने ताल्लुकात हैं? महल पाकिस्तान के साथ उनके अपने ताल्लुकात हैं जी, और वो इसको पाकिस्तान को शायद एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ओके, आपके साथ ताल्लुक हमारे अपने हैं, लेकिन इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो अपनी जगह पे हैं। मुझे फाइन, याद है ये जब क्राइसिस शुरू हुआ था, ये अगस्त 5 9 2019 को, सर, जब ये उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया था तो बहुत जी, जी, शोर मचा था। तो बिल्कुल, तब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह कुरैशी महमूद साहब, कुरैशी, उनका बयान है कि भई इंडिया के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो जहाँ पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वहाँ पे रिलेशनशिप भी बदल जाता है। तो पाकिस्तान इज़ फुली अवेयर ऑफ इट ओके, कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप इंडिया में कर रहे हैं और सुना है बहुत दुनिया का सबसे ऊँचा ब्रिज बन रहा है जिसमें यूएई की इन्वॉल्वमेंट भी है और जी, ये भी है, तो वो दोनों को अलग रख के कर रहे हैं। ओके, पाकिस्तान के साथ भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बिल्कुल ताल्लुकात ख़राब हो जाए, क्योंकि जी, जी, पाकिस्तान की मिलिट्री और उसके जवान और अफ़सर जो हैं वो सारे उनकी स्पेशल गार्ड्स का हिस्सा हैं। बिल्कुल, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि बिल्कुल, पाकिस्तान को बिल्कुल एलिनेट कर दें? ये नहीं कभी हो सकेगा। वो ओके। बैलेंस करके चलेंगे इस चीज़ को। फाइन, बिल्कुल सही है क्योंकि क्योंकि जी, जी। क्योंकि पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अरब दुनिया पे रहती है, इंडिया की तो शायद नहीं रहती, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अरब दुनिया और हमारे हमारे जो इस वक़्त वहाँ सोल्जर्स हैं पे काफ़ी पैसा जो है, वहाँ पे वो काम इंडिया ले करते जाकर हैं। जी, बिल्कुल और जी। वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और शायद उनको बेहतर एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए मिल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान कब पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान-इज़राइल के ताल्लुकात कब और कैसे होंगे, ये मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा यार, ला